सॉर्ड ऑफ कमिंग के एपिसोड 3 में हम देखते हैं ज्वान का दोस्त उसे घर पर आकर उसके बेड पर चढ़कर एक दीवार में कान लगाकर आवाज को सुनने लगता है। वह ज्वान से कहता है कि क्या तुमने यह आवाज सुनी। ज्वान उससे कहता है कि अरे यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह सुनकर जिंगांग वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ज्वान का बेड टूट जाता है। लेकिन जिंगांग खड़े होकर ज्वान के पास आता है और कहता है कि यार मैं तो तुम्हारे लिए काम लेकर आया था, तुम सॉर्ड बनाने वाले रूशी के साथ लोहार या खुदाई का काम कर सकते हो, यह तुम्हारे लेटर बांटने से तो काफी बढ़िया होगा। इधर तभी ज्वान को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, उसका स्पिरिचुअल ब्रिज काफी ज्यादा उसे पेन दे रहा होता है। लेकिन तभी जिंगांग यह देखकर कहता है कि अरे यार क्या तुम इस बेड के लिए इतना दुखी हो रहे हो। ज्वान उससे कहता है कि ठीक है तुम जाओ। जिंगांग वहाँ से जाने से पहले कहता है कि यदि तुम्हें काम चाहिए तो फिर तुम उसी लोहार की दुकान पर आ जाना। और तभी अब जिंगांग की नजर वहीं पास ही में काम कर रही जिंग की मेड पर पड़ती है। वह उसे देख कर लड्डू हो जाता है, लेकिन तभी वह मेड अपनी मार्शल आर्ट स्किल का उपयोग करते हुए जिंगांग को गंभीर रूप से घायल कर देती है। इधर हम उसी सिटी में उस शॉपकीपर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा बैठा सामान बेच रहा होता है। इधर जिंगांग अपने पेन को सहन करते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह शॉपकीपर कहता है कि हे वत्स तुम्हें क्या हुआ। वह कहता है कि मुझे पता है जरूर ही तुम भविष्य में होने वाली आपदा से ज्यादा चिंतित होगे। जिंगांग उससे कहता है कि तुम मुझसे बकवास मत करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर वह शॉपकीपर कहता है कि अरे यार तुम शांत हो जाओ, इतना परेशान मत हो, तो मैं तुम्हें भविष्य में होने वाली आपदा से बचाने के लिए उपाय बताता हूँ। तुम मेरी दुकान से धूप बत्ती खरीदो जिन्हें जलाकर फिर तुम प्रे करो, जिससे कि तुम्हारे ऊपर आने वाली आपदा टल जाएगी। यह सुनकर जिंगांग गुस्सा होता है। वह कहता है कि बिल्कुल, तो पहले मैं तुम्हारी दुकान को ही जला देता हूँ। और अब वह वहाँ पड़ी लकड़ी को घिसकर उसमें आग जला लेता है। वह शॉपकीपर यह देखकर अपनी गाड़ी को वहाँ से काफी स्पीड से भगा कर ले जाता है। जिंगांग तो उस मसाल को शॉपकीपर के ऊपर फेंकता है, परंतु वह शॉपकीपर उससे बच जाता है। यह देखकर जिंगांग जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी उसका पेन फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब वह शॉपकीपर एक जगह आकर हारा थका बैठ जाता है। वह कहता है कि आज तो बाल बाल बची। तभी उसकी सामान की गाड़ी से उसका आइटम नीचे गिरता है और अब उसमें से एक स्टिक बाहर निकलती है, जिसे देखकर वह वहाँ प्रेयर करने लगता है। तभी पीछे से एक हाथ आकर उसके पैर को पकड़ लेता है। तभी उस शॉपकीपर को कुछ सीन्स दिखाई देने लगते हैं जहाँ वह शॉर्ट गर्ल काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। इधर वह शॉपकीपर यह देखकर तो काफी ज्यादा डर जाता है। वह माफी मांगता है। वह कहता है कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ गलती से आ गया। और अब वह धीरे से उस शॉर्ट गर्ल के हाथ को हटाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वह शॉर्ट गर्ल फिर से उसके पैर को पकड़ लेती है। यह देखकर तो वह शॉपकीपर काफी गुस्सा होता है। वह शॉपकीपर डरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। और अब वह अपना पैर उसके हाथ से छुड़ा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर वह फ्लाइंग स्वॉर्ड आ जाती है, जिससे देखकर वह शॉपकीपर डर जाता है। लेकिन फिर वह शॉपकीपर अपने आप को संभालते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस ओनर को बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम जाओ इस तरह के पुराने टिड्डे के पेड़ से टिड्डी का पत्ता लेकर आओ। लेकिन वह शॉर्ट तो इसकी बात नहीं सुनती। यह सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है कि जल्दी जाओ, देरी मत करो। यह सुनकर अब वह शॉर्ट वहाँ से टिड्डी के पेड़ से टिड्डी का पत्ता लेने चली जाती है। इधर वह शॉपकीपर उस लड़की को अपनी गाड़ी के ऊपर लिटा देता है और फिर वह वहाँ पर कुछ कैलकुलेट करते हुए कहता है अब मैं तुम्हें ठीक कराने के लिए कहाँ ले जाऊँ। वह वहाँ पर कुछ पावरफुल फैमिली के गेट्स पर आवाज लगाने लगता है, जहाँ वह सॉन्ग परिवार के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन में से चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उस शॉपकीपर को वहाँ से भगा देती है। और फिर वह शॉपकीपर दूसरे घर के गेट को खटखटाता है, लेकिन वह हाउस ओनर भी उस शॉपकीपर को वहाँ से भगा देती है। यह सुनकर वह शॉपकीपर अब वे परिवार के गेट पर जाता है, लेकिन वह व्यक्ति भी उस शॉपकीपर को भगा देता है। यह देखकर तो वह शॉपकीपर पूरी तरह से उदास हो जाता है, लेकिन तभी वह फ्लाइंग स्वॉर्ड टिड्डे के पेड़ से टिड्डी का पत्ता लेकर आ जाती है। वह शॉपकीपर उस पत्ते को उस लड़की के हाथ पर रखता है, जो कि वहाँ रखते ही गायब हो जाता है। वह शॉपकीपर अपना हिसाब किताब लगाते हुए कहता है कि मैं इस छोटे से शहर में तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँ। और तभी उसे आइडिया आता है। वह कहता है कि चलो मैं तुम्हें इस सिटी के सबसे गरीब व्यक्ति के घर ले चलता हूँ। और फिर वह थोड़ी ही देर में ज्वान के घर पर आ जाता है। उसके घर के गेट को खटखटाते हुए कहता है कि देखो ज्वान, मैं तुम्हारे लिए एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। लेकिन ज्वान भी अपने घर का गेट नहीं खोलता। अब यह देखकर वह शॉपकीपर कहता है कि अरे मैं और कितना झूठ बोलूंगा, इससे तो उसे भी आसानी से पता चल जाएगा कि यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन तभी वहाँ पर ज्वान आता है। वह कहता है कि आप अंदर आइए। यह सुनकर वह शॉपकीपर काफी खुश होता है और अब वह काफी स्पीड से उसके घर में अपनी उस गाड़ी को लेकर अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वह शॉर्ट उसे रोककर उस घर की तलाशी लेकर उस शॉपकीपर के पास आती है और उसे अंदर जाने से मना करती है। वह शॉर्ट कहती है कि यह घर तो एकदम बेकार है। वह शॉपकीपर कहता है कि यदि तुम्हें अपनी मास्टर को बचाना है तो फिर हमें जल्दी अंदर जाना होगा, इसका इलाज करना होगा। यह सुनकर वह शॉर्ट मान जाती है और अब वह शॉपकीपर जल्दी से उसे अंदर ले जाता है। अब वह शॉपकीपर अंदर लाने के बाद ज्वान से कहता है कि तुम जल्दी से इसे उठाकर अंदर बेड पर लेटाओ। यह सुनकर ज्वान उसे अंदर लाकर बेड पर लिटा देता है। ज्वान कहता है कि यह लड़की घायल कैसे हो गई। यह सुनकर वह शॉपकीपर ज्वान को एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन तभी वह फ्लाइंग स्वॉर्ड आकर उस शॉपकीपर का मुंह बंद करा देती है। अब वह शॉपकीपर ज्वान से कहता है कि तुम्हें इसके कपड़े बदल कर जल्दी से इसके लिए मेडिसिन लानी होंगी। इस पर ज्वान कहता है कि लेकिन वह कहता है कि मेरे बगल में एक लड़की रहती है, मैं उसे बुलाकर जल्दी से इसके कपड़े बदलवा देता हूँ। इस पर वह ओल्ड मैन ज्वान को रुकते हुए कहता है कि यदि मैं चाहता तो फिर मैं उस घर में ही जा सकता था। एक बार तुम सोचो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अब ज्वान को मजबूरन उस शॉपकीपर की बात माननी पड़ती है। इधर वह शॉपकीपर उस फ्लाइंग स्वॉर्ड से कहता है कि अब तुम मेरा धन्यवाद करो, मैं तुम्हारे मास्टर की जान बचा रहा हूँ। तभी वह शॉपकीपर ज्वान की ओर देखती है। वह ज्वान को शॉर्ट गर्ल के कपड़े बदलते हुए देखकर
देखकर तुरंत ही उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वह शॉपकीपर उस स्वॉर्ड को वहीं पकड़ लेता है। वह जॉन से कहता है कि तुम जल्दी करो, मैं स्वॉर्ड को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। जॉन जैसे ही उस लड़की को दिखता है वह तो अलग ही ख्वाबों में खो जाता है। वह ओल्ड मैन कहता है कि जल्दी करो, मैं और ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर सकता। इधर वह स्वॉर्ड उस शॉपकीपर को इधर उधर दीवार में पटक पटक कर मार रही होती है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ वह शॉपकीपर उस मेडिसिन को पर्चे पर लिख कर जॉन को दे देता है। जॉन से कहता है कि तुम जल्दी जाओ और मेडिसिन को खरीद कर जल्दी लाओ। जॉन उस शॉपकीपर से कहता है कि क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे। शॉपकीपर से कहता है कि अगर मैं अचानक से मर जाऊं तो आप मुझे ऐसे घर में जन्म देना जहां मेरे माता पिता मेरे लिए जीवित हों। यह सुनकर वह शॉपकीपर जॉन के उस स्पिरिचुअल ब्रिज को देखता है जो कि ब्रेक हो चुका होता है। अब यह देखकर वह शॉपकीपर समझ जाता है। वह कहता है कि ठीक है, तुम जल्दी जाओ और सामान लेकर आओ। यह सुनकर जॉन वहाँ से सामान लेने के लिए चला जाता है। इधर वह शॉपकीपर थोड़ा सीरियस हो जाता है। अब कुछ समय बाद उस लड़की को होश आता है जहाँ वह उस लड़की को बताता है कि तुम्हारी जान यहाँ के एक गरीब व्यक्ति ने बचाई है। इस लड़के का नाम जॉन है, उसने ही तुम्हारी ड्रेस बदली है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन वह लड़का काफी अच्छा है। वह लड़की कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। मैं तो यहाँ पर मास्टर रुयान के पास आई थी जिनसे कि मैं अपने लिए एक स्वॉर्ड बनवा सकूं। और अब तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वह उस लड़की को बैठा देखता है। वह उस लड़की को दिखते ही रह जाता है। तभी वह लड़की जॉन से कहती है कि मेरा सर नेम न्यांग और मेरा नाम याओ है, यानी कि मेरा नाम न्यांग याओ है। जॉन कहता है कि मेरा सर नेम चेन और मेरा नाम जॉन है, यानी कि मेरा नाम चेंग जॉन है। इस बात को सुनकर वह शॉपकीपर, वह फ्लाइंग स्वॉर्ड और वह लड़की तीनों ही हंसने लगते हैं। अब वह शॉपकीपर जॉन को एक पेपर देते हुए कहता है कि इस मेडिसिन को कैसे तैयार करना है मैंने इस पेपर पर लिख दिया है। इस पर जॉन कहता है कि लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। वह शॉपकीपर कहता है कि कोई बात नहीं, यह लड़की पढ़ी लिखी है तो फिर यह तुम्हें उस मेथड को पढ़कर बता देगी जिससे तुम समझ जाओगे कि तुम्हें मेडिसिन कैसे बनानी है। और अब वह जॉन से कहता है कि पहले तुम मेरे पास इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अब वह शॉपकीपर जॉन को लेकर बाहर आ जाता है। वह शॉपकीपर जॉन से कहता है कि तुम्हें हर समय अपनी मौत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ बेशक तुम्हारे पास कम ही लाइफ बची है, लेकिन तुम्हें उसे तो शांति से जीना चाहिए। इस पर जॉन कहता है कि लेकिन मेरा मरना तो तय है, तो फिर मैं जीकर भी क्या करूँगा। यह सुनकर वह शॉपकीपर उसे उसके डिवाइन ब्रिज के पास ले आता है। अब जॉन उस जगह को देखने लगता है। तभी एक लेडी जॉन पर हमला कर देती है जिससे कि वह जगह पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। वह शॉपकीपर कहता है कि वैसे भी तुम्हारे मरने से इस दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए तुम जीते हो या फिर मरते हो यह सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और यदि वैसे भी तुम अगर जीवित रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें जरूर ही कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। वैसे भी एक बार तुम्हें सोचना चाहिए, यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ऐसी स्थिति में देखते तो फिर क्या वह तुम्हें स्पेन में देखकर खुश होते। वह शॉपकीपर कहता है कि तुम्हें किसी भी मोड़ पर अपने जीने की इच्छा को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र चाबी है जो कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अग्रसित करेगी। वैसे भी ऐसी उम्र में तुम्हें मरने के ख्याल इतने क्यों आ रहे हैं। वह जॉन को काफी ज्यादा डांटता है और फिर वह उसे वापस रियल वर्ल्ड में ले आता है और उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 3 बातें बताऊंगा, इन्हें ध्यान से सुनना। अब वह शॉपकीपर कहता है कि निंगयाओ के ठीक होने के बाद तुम मास्टर रुयान के पास जाना और उनसे ट्रेनिंग लेना। और दूसरी बात, मैं अक्सर कन्वर्टेड ब्रिज पर जाता रहता हूँ, तो फिर यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा कि तुम मुझसे मिलोगे या फिर नहीं। साथ ही तीसरी बात को मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तो फिर उसे भी याद रखना। और हाँ, जो तुम्हारे पास तांबे के सिक्के हैं वह काफी ज्यादा मूल्यवान है, तो फिर उन्हें अच्छे से रखना। यह कहकर वह शॉपकीपर अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी वहाँ फंस जाती है। वह जॉन से कहता है कि इसे बाहर निकलवाओ। अब जॉन उसकी गाड़ी को बाहर निकाल देता है। वह शॉपकीपर वहाँ से जाने से पहले उससे कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हो ना सके, क्योंकि जैसा तुम विश्वास बनाओगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में घटित होगा, इसीलिए कभी भी कुछ गलत मत सोचो। और हाँ, तुम्हारे पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारी छोटी सी उम्र में तुम्हारे माता पिता खत्म हो गए, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है। बेशक तुम्हें वह सब कुछ नहीं मिला जो कि बाकियों को मिला है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास काफी कुछ है, तो फिर तुम्हें उन पर ध्यान देकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यह कहकर वह शॉपकीपर वहाँ से चला जाता है। जॉन इतने बड़े मोटिवेशन लेक्चर को सुनकर कहता है कि वाह, यह आदमी तो काफी ज्यादा औसम है, सच में इसने तो मेरे अंदर जीने की उम्मीद बढ़ा दी है। और अब जॉन निंगयाओ के लिए सूप बना देता है। वह कहता है कि तुम इसे पी लो। निंगयाओ कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, यदि तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस पर जॉन कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब वह वहाँ पैसे रखते हुए कहता है कि तुम यह पैसे मेरे दोस्त को दे देना जब भी वह आए तो। निंगयाओ कहती है कि क्या तुम सच में अपना बदला लेने के लिए यहाँ से जा रहे हो। इस पर जॉन कुछ नहीं कहता। वह अपने माता पिता की टेबलेट के सामने अगरबत्ती लगाकर वहाँ से जाने लगता है। निंगयाओ कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वह कहती है कि बेशक तुम्हारे पास पावर नहीं है, लेकिन यदि तुम इस प्रकार से तेजी से हमला करोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर कोई भी डॉच नहीं कर पाएगा। और अब जॉन अपना रिवेंज लेने के लिए अपने घर की चौखट से बाहर कदम रख देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।